इस टाइम तक, तो काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। तो जो पुराने लोग हैं हो सकता है मुझे जान रहे होंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि लगभग 80-90% लोग ऐसे हैं जो नए हैं, वो हो सकता है मुझे नहीं जान रहे होंगे, तो उनको मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बहुत दिनों बाद गुरुजी का क्लास, सो एक्साइटेड। चलो ठीक है, देखते हैं। एक्साइटमेंट मुझे भी यार, ड्यूटी ऐसा हो गया ना, कुछ ना हो पा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं विनोद कुमार चंद्राकर, ठीक है, एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में और बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में असिस्टेंट मैनेजर हूँ एसएससीएल में। एक्स टेक्यूब फैकल्टी, पहले गेट में जो टेक्यूब का होता था, टेक्निकल एजुकेशन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में फ्री गेट का कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे मैं बेसिकली गेट का पहले कोचिंग पढ़ाता था, और रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में पहले लेक्चरर था। उससे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चरर था। सिम्फर के अंदर में एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट लेवल 2 मैंने काम करा है 1 साल, ब्लास्टिंग के प्रोजेक्ट में वहाँ पे था। तो वाईजैक का जो ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि डिफेंस का था, वहाँ पे मैंने काम करा। हैदराबाद का ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट जो कि ग्रीनको एक सिंगापुर की कंपनी है, वहाँ पे मैंने काम करा। तो ब्लास्टिंग के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में मैंने काम करे हैं। तो ये बेसिकली मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ, और मैं आपके क्लास के अंदर में माइंड डेवलपमेंट का क्लास अभी कंडक्ट करने वाला हूँ। आफ्टर देन माइंड मशीनरी का क्लास भी मैं ही कंडक्ट करूंगा, ठीक है। हाँ, रुंगटा भिलाई में था। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अभी गेट का एग्जाम होता क्या है। जो लोग नए हैं, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जिन्होंने ज्वाइन करा है, तो उनको मैं हल्का सा 1 मिनट गेट के बारे में बता दूं। गेट क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बेसिकली माइनिंग वालों के लिए, माइनिंग में जो भी उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, ये जो गेट का एग्जाम है उसमें 85 मार्क्स के आपके टेक्निकल सब्जेक्ट रहते हैं, जो माइनिंग के सब्जेक्ट्स है। उसके अलावा मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, ये जो आता है वो 85 मार्क्स का आता है। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, वहां से आपके एग्जाम के अंदर में 15 नंबर का आता है। इसमें भी अगर मैं बाइफरगेट करूं तो मैथमेटिक्स से 13 नंबर का आता है। अब इस 13 नंबर के बाद में बाकी ये जो बचे 72 मार्क्स के, उसमें इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और माइनिंग के सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वेरी करते रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स का भी फिक्स कर दिया है कि आपका 13 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा। तो अगर मैं माइनिंग सब्जेक्ट को पूरा भी हटा दूं कि मैं माइनिंग का कुछ भी नहीं जानता, ठीक है, मैं सिर्फ नॉन टेक्निकल, जैसे कोई मैकेनिकल का आया, माइनिंग का क्या पता उसको, तो मैकेनिकल का बंदा भी आके अगर हमारा एग्जाम दिलाने जाए तो एप्टीट्यूड का 15 नंबर और मैथमेटिक्स का 13 नंबर, और अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी 3 नंबर जोड़ लूं तो मोटा मोटी कितना हो गया, 31 मार्क्स। जो मैकेनिकल वाले हैं या कोई भी ब्रांच, सीएस आईटी वाले जो भी हैं, वो भी हमारे माइनिंग के एग्जाम के अंदर में अपना लेके आ सकते हैं। और 31 मार्क्स मतलब लास्ट टाइम जो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 25 कुछ गया था, 31 मार्क्स मतलब वो अंडर 150 रैंक लेके आ सक रहे हैं। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऐसे वाले बंदे भी आकर के अगर माइनिंग का एग्जाम, तो इतना आसान है। समझ पा रहे हैं? माइनिंग का आपका पेपर ऐसा है कि बाकी सारे ब्रांच वाले भी आके दिलाने लग जाए ना, तो आपके पेपर में और आपसे बेहतर करके चल देंगे अगर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का बेसिकली आपका सिनेरियो रहता है कि माइनिंग के सब्जेक्ट और ये सारे रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि माइनिंग के सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन अप डाउन हो जाते हैं, कभी टिपिकल बन जाएंगे, कभी आसान बन जाएंगे, लेकिन ये जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन और खासकर मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, ईजी आता है, आराम से उसमें से मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है जी। बात आगे देखते हैं। गेट एग्जाम दिलाने का या लिखने का आपको फायदा क्या होता है कि आप एमटेक प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं टॉप के कॉलेजेस के अंदर में, ठीक है। ये जो टॉप के कॉलेजेस में आप एमटेक तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो माइनिंग के पीएसयूज हैं उसके अंदर में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। पीएसयूज मतलब कौन सा हुआ? कोल इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी, एनटीपीसी, नालको, इस तरह के जो पीएसयूज है जहां के अंदर आपको जॉब ऑफर गेट के स्कोर कार्ड के बेस पे ही मिल रहा है विगत 3-4 सालों से, ठीक है। तो ये बेसिकली है जो माइनिंग में गेट एग्जाम लिखने से आपको बेनिफिट मिलता है। एमटेक तो आपको बताया ही, एमटेक के अलावा पीएचडी भी है कि आप पीएचडी में भी जो एनरोलमेंट होता है आपका वो गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही होता है। एमटेक में जब आप एनरोल होते हैं तो आपको एमटेक में जब आप एनरोल होते हैं तो आपको 12,400 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। किसी भी कॉलेज से आप एमटेक करें, चाहे प्राइवेट से ही क्यों ना करें, अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 12,400 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। और अगर आप पीएचडी करते हैं तो कॉलेज देखिए, किसी कॉलेज में 25,000 तो किसी कॉलेज में 30,000 स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, चाहे आप किसी भी कॉलेज से पीएचडी करें,
ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट है अगर आप गेट का एग्जाम देते हैं और उसमें आप कट ऑफ मार्क्स को पार करते हैं। ये जो स्टाइपेंड की मैंने बात करा, आप मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को पार कर लेते हैं, उसके बाद कहीं से भी आप करें आपको क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। IISc बेंगलुरु में आप कर सकते हैं, लेकिन माइनिंग के सब्जेक्ट वहां नहीं है, ठीक है, तो वहां कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें से माइनिंग वाले कर सकते हैं वो मुझे देखना पड़ेगा। इस पर डेडिकेटेड क्लास वैसे अजीत सर ने अलग से अपलोड कर रखा है, उन्होंने उसमें बताया है कि एमटेक के लिए कौन कौन, और उसके अलावा अगर फॉरेन में भी अगर आप जाना चाहें तो वहां पे कहाँ कहाँ आप फॉरेन में जाके अपना एमटेक कर सकते हैं, वो सारा उन्होंने बता रखा है। ऊपर में ब्लिंक कर रहा है क्या जी? ठीक है, स्टाइपेंड मीन्स एक तरह से आप वेतनमान बोल सकते हो, एग्जैक्टली उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ये कुछ अमाउंट आपको मिलता है हर महीने का गवर्नमेंट की तरफ से आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो मैंने पहले बता दिया कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ दें तो बाकी के जो 85 मार्क्स के जो सेक्शन है, ये टोटल 6 सेक्शन है जो आपके सिलेबस के अंदर में दे रखा है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, माइनिंग जियोलॉजी, माइन डेवलपमेंट, सर्वेइंग, जियो मैकेनिक्स, ग्राउंड कंट्रोल, माइनिंग मेथड, मशीनरी, सरफेस इन्वायरमेंट, माइन वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड हजार्ड्स, और मिनरल इकोनॉमिक्स, माइन प्लानिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सारे हैं। ये जो सब्जेक्ट्स है उसमें अग्नि बैच वालों का कुछ सब्जेक्ट हो रखा है, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जियो मैकेनिक्स और आपका वेंटिलेशन और एक माइन प्लानिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, ये जो 5 सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी हो रखा है अग्नि बैच वालों का। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड भी हो रखा है। बाकी के जो भी सारे सब्जेक्ट हैं वो अग्नि बैच वालों का भी बाकी है और प्रज्ञान बैच वालों का तो पूरा ही बाकी है। ठीक है जी बात, चलिए वेटेज वाइज बात करूं किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसका मैं एक पीडीएफ आपको अलग से डाल दूंगा कि किस तरह का ट्रेंड है जो बना हुआ है, किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली आ रहे हैं। वैसे तो मैं जब कभी भी कोई पूछता है कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलता हूं भैया कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। गेट का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। पहले होता था कि वेंटिलेशन से वो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन देता था, अभी पिछले 2-3 साल से 2-3 नंबर का ही क्वेश्चन दे रहा है। पहले होता था कि माइन जो इकोनॉमिक्स है उससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता था, अभी पिछले 3-4 साल से माइन इकोनॉमिक्स से ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से पहले क्वेश्चंस नहीं आता था, अभी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह के ट्रेंड जो है वो गेट में कभी भी चेंज होते रहता है, तो कोई भी सब्जेक्ट को हम बोल के नहीं चल सकते कि हाँ ये सब्जेक्ट को मैं पढ़ लूंगा यहां से 8-10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सब्जेक्ट है। एक मैथमेटिक्स का बताया कि उसमें फिक्स है कि 13 नंबर का आएगा, उसके अलावा एक और जिसमें कंसिस्टेंटली जो लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे खासे मार्क्स के, वो है जियो मैकेनिक्स। यही 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा नंबर के आ जाते हैं कभी कम नंबर के आ जाते हैं, तो वो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक को आप बोल के नहीं चल सकते कि मैं ये 4 टॉपिक पढ़ लिया और इसमें से 8-8 नंबर के आते हैं, इस 4 टॉपिक को पढ़ा तो 32 नंबर के मेरा हो गया, नहीं हो सकता, चेंज होते रहता है। ठीक है, सर्वे का इजी टॉपिक हटा दिया। अच्छा इजी टॉपिक है, प्रिया मैम पढ़ा रही है यार सर्वे का टॉपिक। प्रिया मैम अच्छा ही पढ़ाएंगे, मुझसे बेहतर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं माइंड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को मैं डिवाइड करूं तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। मेथड ऑफ एक्सेस टू डिपॉजिट्स, अंडरग्राउंड ड्राइवेज, सेकंड है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, और मैकेनिकल कटिंग सिस्टम। इन 3 पोर्शन को भी मैं अगर अच्छे से ध्यान दूं, एनालाइज करूं क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे कि पिछले 10 साल 20 साल में ट्रेंड कैसा रहा है, कि इस 3 सेक्शन में से कहां से क्वेश्चन ज्यादा पिक हुए हैं, या पिछले 2-3 साल में ट्रेंड देखूं तो इन तीनों सेक्शन में भी ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग से। अगर माइंड डेवलपमेंट से अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उसमें से 60 to 70% पोर्शन माइंड क्या ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग पोर्शन से बने हैं। बाकी के जो 30-40% पोर्शन है वो मेथड ऑफ एक्सेस, मैकेनिकल कटिंग सिस्टम, इससे बने। तो हमारा क्लास का वेटेज भी ऐसा ही रहने वाला है। जो हम क्लास लेंगे, जो 15, 18, 20 क्लास जो भी होने वाला है माइंड डेवलपमेंट का, उसमें मान के चलिए कि हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो इसी पे रहेगा। 50 to 60% क्लास का फोकस ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग पे रहेगा, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। 20 to 30% यहां पे रहेगा और बाकी 10-15% यहां पे हम देने वाले हैं मैकेनिकल कटिंग। 1-2 क्लास मैकेनिकल कटिंग सिस्टम का, एक आध क्वेश्चन वहां से बने। ठीक है, तो जैसा एग्जाम में वेटेज है वैसा ही हम क्लास के अंदर में भी करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग भी देखूं कि
क्या पार्ट 1 जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ एक्सेस टू डिपॉजिट्स और अंडरग्राउंड ड्राइवेज है ना, तो क्या क्या है जो इसके अंदर में देखने वाले हैं, तो वो सारा वैसे आगे क्लास में आएगा, ठीक है। और दूसरा है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग जैसे बताया, इसमें ज्यादातर चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं। तो ड्रिलिंग मेथड और मशीन, ड्रिलिंग के कौन कौन से मेथड है और कौन कौन से मशीन है जो ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा एक्सप्लोजिव एंड एनर्जेटिक्स ब्लास्टिंग डिवाइस कौन कौन से जो यूज करते हैं, और ब्लास्ट डिजाइन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारा देखेंगे। ये ब्लास्ट डिजाइन प्रैक्टिस है, यहां से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अक्सर आया करते हैं, तो वहां से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेंगे। और बाकी ये सारे के बारे में आपने नॉलेज होना चाहिए, जिस तरह के भी क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बने हैं वो सारा हम क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी बात। ये थर्ड पार्ट जैसे मैंने बताया मैकेनिकल कटिंग सिस्टम, जिसमें रॉक कटिंग इंटरेक्शन है और कटिंग सिस्टम सिलेक्शन है। तो ये हम लास्ट में देखेंगे। एक दो क्वेश्चन अभी रिसेंट पिछले साल कुछ बना है, मतलब 2021-21 में कुछ इसके क्वेश्चंस बने हैं, तो ये किस तरह के क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं उसको देख लेंगे। 2-3 क्वेश्चन इसके भी आ रखे हैं, ठीक है। तो देखना तो सारे ही टॉपिक है, लेकिन वेटेज हमारा आपका भी वही है ना यार। बेसिकली होता क्या है ना कि सारे ही टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं कि माइंड डेवलपमेंट जहां तक मुझे समझ में आता है कि आपने 2 या 3 वॉल्यूम में खत्म करा था कॉलेज के टाइम में, और ये सारी चीजों को आप गेट एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करने जाते हैं तो इसे 5 महीने में कवर करना है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जा सकते जितना कॉलेज में गए थे, ठीक है, कि हर एक टॉपिक को हम ब्लास्टिंग में अगर अकेले ब्लास्टिंग को पढ़ाने चले जाएं तो 6 महीना हर दिन का 1-1 घंटा लेते हुए अकेले ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ले ले। तो ना तो हमारे पास टाइम है उतना पढ़ाने का, ना तो आपके पास उतना टाइम है पढ़ने का। तो कोचिंग का यूटिलिटी क्या है, जो आपके 10 घंटे के काम को 1 घंटे में करके दे दे। जो आप खुद से करने जा रहे थे तो 10 घंटा जिस चीज में लगने वाला था, वो कोचिंग आपको उस 10 घंटे के निचोड़ को 1 घंटे में लाके दे दे कि भाई बस इतना पढ़ लो, बहुत संभावना है जो आपको पढ़ाया जा रहा है 1 घंटे में उसी के अंदर से क्वेश्चंस बने। ये जो 1 घंटे में आपको पढ़ाया गया उससे प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो कोचिंग का एक्चुअल मकसद ही वही है। अगर मैं वही चीज हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हर एक टर्म्स को समझाते हुए चले जाऊं और मैं 80-90 घंटा 100 घंटा एक पर्टिकुलर टॉपिक में लेने लग जाऊं, तो क्वेश्चन तो कोई नहीं छूटेगा, कोई भी कुछ भी पूछ ले नहीं। लेकिन फिर वो जो 100 घंटा है वो आपके लिए भी पेनफुल है कि उतना पढ़ने टाइम देने चले जाए, सबको शॉर्टकट चाहिए। और हमारे लिए भी है कि 5 महीने में सिलेबस कवर करवा पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। सर्वे में भी वैसे ही काम करता था। सर्वे के 3 वॉल्यूम है, उस सर्वे को 20-25 घंटे में कवर करवाना अपने आप में चैलेंजिंग है, ठीक है। उसके लिए एक्सपर्ट ही चाहिए, मतलब डिटेल में पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा लेगा कि आकर के हर क्लास में एक टॉपिक को बुक को उठा लिए, बुक में जो जो चीजें वो सारा करा दिए, वो करवाने में ज्यादा मेहनत नहीं है। बुक में जो चीजें हैं उसके समरीज को ला करके कितना काम का उतनों को डिलीवर करना एक्चुअल में चैलेंज होता है, ठीक है। तो प्रिया मैम परफेक्ट है, सर्वे के लिए भी कोई समस्या नहीं होना है। अगर किसी को सर्वे में दिक्कत हो भी रहा है, अगर चाह रहे कि नहीं सर विनोद सर से ही पढ़ूं, तो आप प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा क्लास हो रखा है। मेरा था कि नया टॉपिक पकड़ने के पीछे रीजन है कि यार मेरा खुद का भी थोड़ा नॉलेज इनहेंस हो, दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मेरा भी थोड़ा सा रेंज बढ़ेगा समझ लो, या आपके लिए भी कोई नया टॉपिक मैं ला पाऊं तो मेरे लिए अच्छा है करके। क्योंकि 4 टॉपिक तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा कि 2 माइंड डेवलपमेंट भी पढ़ाऊं, मशीनरी भी पढ़ाऊं, उसके बाद में वेंटिलेशन और सर्वे भी पढ़ाने जाऊं, नहीं पॉसिबल। हाँ हो सकता है कि आप लोगों को अगर दिक्कत हुआ, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा, एकदम पूरा विश्वास है मुझे, प्रिया मैम बहुत अच्छा ही पढ़ाएंगे। लेकिन दिक्कत हुआ भी तो मैं रिवीजन क्लास जब होगा तो उस टाइम पे मैं करवा दूंगा सर्वे को दोबारा से। चले माइंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया, तो माइंड डेवलपमेंट को पहले समझने से पहले आप माइंड क्या है ये समझ लीजिए। तो माइंड का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन माइंड एक्ट 1952 के अंदर में दे रखा है, जिसके अंदर में उन्होंने बताया है कि इट मींस एनी एक्सप्रेशन वेयर एनी ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग ऑब्टेनिंग मिनरल्स इज बीइंग कैरिड ऑन एंड इट इंक्लूड्स, मतलब आप मिनरल्स के सर्च करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए कोई भी ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं, एक्सकेवेशन का जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, वो सारे माइंस के डेफिनेशन के अंदर में आएगा। अब उसके लिए कई सारा चीज दे रखा है। ये माइंस का जो डेफिनेशन है ना, जब कभी भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे, मतलब माइंड क्या होता है, किसी का भी फेवरेट क्वेश्चन होता है, पूछने वाले को खुद को नहीं पता होता है लेकिन वो पूछ लेता है, क्योंकि यार खदान में काम कर रहे हो, उसको रहता है कि चल ठीक है पूछ लेते हैं, पता तो है ना खदान क्या होता है। तो माइंड हर किसी का पूछने के लिए फेवरेट क्वेश्चन होता है, लेकिन जब इसको पढ़ने जाओगे तो माइंस के डेफिनेशन के अंदर में कई सारी चीजें आती है, जैसे ऑल बोरिंग्स, बोरहोल, ऑयल वेल्स एंड एक्सेसरीज, क्रूड कंडीशनिंग प्लांट इंक्लूडिंग द पाइप कन्वेइंग मिनरल ऑयल विद इन द ऑयल फील्ड्स, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा। जस्ट मैं एक बार ब्रीफ आपको कर रहा हूं कि जो माइंड हम बोल रहे हैं, माइंड डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, वो उस माइंड की परिभाषा के अंदर में कई सारी चीजें हैं जो आता है। चाहे कोई आपने बोरिंग करके रखा है, चाहे बोर होल्स है, या कोई ऑयल का कुआं है,
है ना, कोई पाइप आपने बिछा रखा है, वो सारे माइन के डेफिनेशन के अंदर में आएंगे। उसके अलावा कोई भी शाफ्ट आपने बना रखा है, ठीक है, और बिलोंगिंग टू माइन वेदर इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक और नॉट, अगर वो माइंस में बिलोंग करता है, अगर उसका खुदाई हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, वो भी माइंस के डेफिनेशन के अंदर में आएगा कि जितने भी लेवल्स है, इंक्लाइंस है, ठीक है, वो सारे माइंस के डेफिनेशन में आ गया। सारे ओपन कास्ट वर्किंग, एवरी कन्वेयर्स रोपवे जो कि मटेरियल को लाने ले जाने के लिए काम में लिया जा रहा है, वो सारे माइंस के डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। ये माइंस का डेफिनेशन रेगुलेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि बताइए फलाना में से ये चीजें माइंस है कि नहीं। सरदारी ओवरमैन एग्जाम में पूछ सकता है, आपके में नहीं पूछेगा, मैं जस्ट जानने के लिए कर। ये सरदारी ओवरमैन वालों के लिए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि जब कभी भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है बाई डिफॉल्ट, मान लो बाई चांस माइन के अंदर में आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो इंक्वायरी होता है आपका माइन प्रीमाइस में एक्सीडेंट हुआ है कि बाहर हुआ है, उस चीज को देखने के लिए, तो ये जो भी चीजें बताया गया उसके अंदर में अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको माना जाएगा कि माइंस के अंदर में इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके लिए माइंस का डेफिनेशन, हर एक चीज को डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे अगर आप ब्रीफ में समझें तो कोई भी माइंस चल रहा हो, चाहे कोल माइंस चल रहा हो, मेटल माइंस चल रहा हो या ऑयल का माइंस चल रहा हो, उस माइंस से रिलेटेड कोई भी वर्क कहीं भी चल रहा है, चाहे वो कोल हैंडलिंग प्लांट हो या कंडीशनिंग प्लांट हो या आपने कन्वेयर बेल्ट बिछा के रखा है या कोई पाइपलाइन बिछा के रखा है मटेरियल के सप्लाई के लिए, वो सारे माइंस के डेफिनेशन के अंदर में आएंगे, ठीक है। और भी है, 3 पेज का है, इधर भी है, ठीक है। एडिट लेवल प्लांट्स मशीनरी वर्क, रेलवेज, ट्रामवे, साइडिंग इन और एडजेसेंट टू द माइन और बिलोंगिंग टू द माइन, ठीक है। तो आराम से पढ़ लीजिएगा, एक बार ऐसा नजर तो जरूर घुमा लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या है जो माइंस के डेफिनेशन के अंदर में आता है, जिसके डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। माइनिंग क्या होता है, ठीक है, ये मैं लाने के पीछे रीजन है कुछ टर्म्स को समझाना कि आगे आएगा ओर बॉडी करके आएगा, ठीक है। ओर बॉडी क्या होता है, वेन्स क्या होता है, लोड्स क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें आपने पता होना चाहिए। इसके लिए मैं ये थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं कि माइनिंग होता क्या है, कहां पे हम माइनिंग की बात करते हैं, अगर कहीं भी गड्ढा खोदने लग जाए तो क्या वो माइनिंग है, ठीक है, या माइनिंग का स्टैंडर्ड क्या डेफिनेशन दे रखा है, वो सारा इस में देखते हैं। अभी माइन डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले उसके पहले का बेस बना रहा है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ मिनरल्स, आएंगे उस पर। सर CIL की लिस्ट कब तक आएगी? अरे यार, एक क्वेश्चन से परेशान हो गया यार, बीच में क्या बोल दिया था कि भाई 1-2 दिन में आ जाएगा। अब लड़का लोग मुझे और मैसेज करें, सर आप झूठ बोलते हैं, आप 1-2 दिन बोले थे, अभी तक आया नहीं, कम से कम झूठ तो मत बोलिए, सब दिल टूट जा रहा है। तो अभी बोलना ही बंद कर दिया भाई, मैसेज आता है पढ़ना ही बंद कर दिया, हटा साला। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, ऐसा है ना कि दिन में 12-15 क्वेश्चन फेस करा, मुझे नहीं पता भाई कब तक आएगा, ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि आपका प्री नोटिफिकेशन आ चुका है, उसी नोटिफिकेशन के आसपास में देना ही चाहिए कि आपका नेक्स्ट ईयर का क्या है, ठीक है। चलो, माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट को ध्यान दीजिएगा, फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के फायदे के लिए जो भी आप मिनरल का एक्सकेवेशन कर रहे हैं, कहां से, अर्थ क्रस्ट से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इकोनॉमिक वैल्यू, आप जो मिनरल्स निकाल रहे हैं वो इकोनॉमिक है कि नहीं है। अगर आप कोई 1 किलो सामान, मान लो लोहा निकाल रहे हैं, लेट सपोज आयरन निकाल रहे हैं 1 किलो आयरन को निकालने में आपको लग रहा है 60 रुपया, 60 रुपया आपको लग रहा है और मार्केट में आप बेच रहे हैं 50 रुपया, तो यार वो माइनिंग के दायरे में नहीं आएगा, उसको आप माइनिंग नहीं बोलेंगे, घाटा खा के आप निकाल रहे हैं। कोयले में वैसे हम लोग निकालते हैं, लेकिन ओवरऑल सारी जगह से मैनेज हो जाता है। कोयला खैर अलग ही चीज है, एनर्जी डिमांड है इंडिया का, तो घाटे में भी निकल जाता है। लेकिन ऐसे जनरल बात करोगे तो अगर आप मिनरल जो निकाल रहे हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू में निकाल रहे हैं, तभी जाके उसको माइनिंग के बोलेंगे। और कहां से, तो अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अभी अर्थ क्रस्ट क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। माइनिंग का डेफिनेशन बोले तो सिंपल सा इकोनॉमिक वैल्यू को ध्यान में रखिए कि जो भी आप मिनरल का एक्सकेवेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक वैल्यू में, अर्थ क्रस्ट से इंसानों की भलाई के लिए, वो आपका माइनिंग हुआ, ठीक है। और वी कैन एज्यूम दैट अर्थ क्रस्ट क्या है, जो आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इंक्लूडिंग ओशियन, लेक्स, रिवर्स, एक्सटेंड अप टू 30 to 50 किलोमीटर और सो, ठीक है। जो आउटर सरफेस है अर्थ का, उसको हम क्या बोल रहे हैं,
सर 10 मिनट में जियोलॉजी की क्लास है। अरे यार ठीक है, एक काम करते हैं, जियोलॉजी का लेने देते हैं, एक बार इस पेज को तो एटलीस्ट खत्म कर लेते हैं, फिर जियोलॉजी का वैसे भी मेरे पास भी टाइम नहीं है यार, 12 बजे के बाद तो मैं भी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, भूल गया था कि मैं सिर्फ आधा घंटे के लिए आया हूँ। कोई नहीं, आज का क्लास कल एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा, कल का क्लास 8:30 बजे से रख लेंगे। ठीक है, हाँ चलो इसको खत्म करते हैं, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं, कल दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि एज्यूम दैट अर्थ क्रस्ट, क्या बताया, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर में क्या क्या है, आपका जो भी ओशियन है, लेक है, रिवर है, और 30 से 50 किलोमीटर के अंदर में जो कुछ भी आ रहा है वो सारे आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर में है। वैसे कहने के लिए 30 से 50 किलोमीटर है, वो इकोनॉमिक वैल्यू जो हमने बताया ना, उसके अंदर में 5 किलोमीटर के आसपास में चीजें आ पाते हैं, 30 से 50 किलोमीटर तक नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ के अंतर्गत अपन 30 से 50 किलोमीटर को मान के चलते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको मिनरल क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये वाला लाने के पीछे रीजन है ना कि आपको मैं इस पॉइंट तक पहुंचा सकूं। चलो कल पहुंचा लेंगे, उसके बाद में अपन एक्चुअल माइंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे कि रॉक क्या है, बेड रॉक क्या है, कॉन्ट्री रॉक क्या है, सीम का क्या मतलब होता है, देन फिर ये ओर क्या चीज है ना, ओर और रॉक में डिफरेंस क्या है, देन फिर अपन आएंगे, फाइनल माइंड डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट होगा। तो चलो कोई नहीं, कल करते हैं। ठीक है सर, बुक के बारे में थोड़ा बताइएगा यार। एक्चुअली मैंने अभी बुक जो पब्लिशर है उसी से बात करा थोड़ी देर पहले, तो उनका है कि अभी प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ भाई, तो मैंने एक उसमें भी डाल दिया अनाउंसमेंट में कि अभी 7 से 8 दिन तो कम से कम और लगेगा बुक में। ठीक है, तो मैं अभी ग्रुप में भी डलवा दूँ, ग्रुप में भी डाल ही दिया मेरे ख्याल से, तो मैं डलवा दूंगा, नोटिफिकेशन में भी डाल दूंगा। तो डिले हो रहा है नो डाउट, और मुझे भी दिक्कत है उससे कि बार बार मुझे मैसेज कॉल आ रहा है कि सर बुक अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी के टाइम में फैक्ट ये है कि अभी उसका प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बताया था कि पिछले हफ्ते के ट्यूसडे का टाइम बताया था, उस हिसाब से मैंने मान के चला, और मैंने कोर्स भी उसका बुक भी ऐप के अंदर में लिया है कि ऑर्डर चलते रहने देते हैं, जो 4 दिन में डिलीवर होना है, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता दिन 10 दिन लगेगा, ये मैंने मान के चला। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि उन लोग अभी तक प्रिंटिंग भी स्टार्ट नहीं कर पाए। अभी का और बता रहे हैं कि G20 का मीटिंग है दिल्ली के अंदर में, तो 3-4 दिन अभी काम पूरा रुका हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके गड़बड़ हो रहा है। हाँ सिलेबस पूरा ही कवर करवाएंगे तनिष्क, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पूरा कवर करवाइएगा मतलब क्या, डेवलपमेंट का बोल रहे हैं कि कुछ और बोल रहे हैं? आप ये जो बुक बोल रहे हैं कि गेट की बुक के बारे में बात करेंगे, माइनिंग ज्ञान के बुक के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा लिखा कीजिए, कंफ्यूजन होता है। लेक्चर्स का टाइम मेरा शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरा जैसे सेकंड शिफ्ट या नाइट शिफ्ट चलेगा तो चेंज होगा यार, वही बता रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट चल रहा है तो मैं सुबह ले ले रहा हूँ, और मान लो फर्स्ट शिफ्ट चलेगा तो शाम को लूंगा, या नाइट शिफ्ट चलेगा तो शाम को लूंगा, तो मेरा ज्यादातर संभावना है कि शाम को मेरा क्लास होगा। सिलेबस तो कवर करवाएंगे ना भाई साहब, सिलेबस कवर करवाते ही हैं, और वो तो जल्दी होगा इस बार। ठीक है, ओके देन चलते हैं, और कुछ है तो आप लोग बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं, अदरवाइज तो मैं तो मिल ही रहा हूँ अभी हर क्लास में, अगले 1-1.5 महीना 2 महीना के लिए आपके साथ ही हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी है, किसी भी क्लास में इशू है, कोचिंग में इशू है, मॉक टेस्ट में इशू है, और किसी भी प्रकार का समस्या है, आप लोग खुल के मुझे बता सकते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि जब हमारा ये 5 महीने का सफर तय हो, और जब आप गेट के एग्जाम में बैठे, गेट के एग्जाम को दिला करके निकले, तो आपको ये पूरा विश्वास रहे कि हाँ आने वाले 5-6 महीने बाद में मैं कोल इंडिया में एज ए ऑफिसर, एज ए एग्जीक्यूटिव दिखने वाला। तो आपका और हमारा एक्चुअल गोल वही है। दूसरा कड़वी सच्चाई भी ये है, पिछली बार भी मैं बोलता था, इस बार भी मैं बोल रहा हूं कि भले आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, हमसे पढ़ रहे हैं, और सबको वही फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, जो बहुत अच्छा रैंक लाने वाला है उसको, और जो नहीं पास होने वाला है, जो क्वालिफाई भी नहीं करने वाला है उसको, सबको वही पढ़ाने वाला है ना। उस पढ़ाने के बाद में भी सिलेक्शन कितने का होगा, मुश्किल से 5 से 10% लोगों का, जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसमें से 5 से 10% या 15% लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला है, बाकी लोग खाली हाथ जाने वाले हैं। तो ये 5-10% या 15% लोग कौन है जो ईमानदारी से क्लास करेंगे, जिन्होंने अपने हिस्से का मेहनत जो है ना, जैसे हमेशा बोलता हूं कि आपके सिलेक्शन में 80% कंट्रीब्यूशन आपके खुद का है। हाँ 15 से 20% हम बोल सकते हैं कि क्या पढ़े, कहां से पढ़े, जो आपके 10 घंटे का काम हम 1 घंटे में करवा के दे रहे हैं, ये सारी चीजों को दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में करना आप ही को है। ठीक है, तो आप कितना अच्छे से पढ़ाई करते हैं आपके सिलेक्शन पे, या कितना अच्छा आपका रैंक आ रहा है, वो सारा डिपेंड करेगा कि आप अपने हिस्से का वो 80% जो मेहनत है वो कितना ईमानदारी से कर रहे हैं। हाँ, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आप हमको पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए हमेशा रेडी हैं, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी बात, तो पढ़िए अच्छे से,
आपका भी वही है, बताया ना, सेम है कि 5 महीने बाद में आपका भी यही उद्देश्य है कि कोल इंडिया में मेरा एक पोस्ट कंफर्म हो जाए या मेरा एक अच्छा रैंक आ जाए, या किसी का हो सकता है कि पिछले साल वाले जिसका अंडर 20 अंडर 30 रैंक है वो लोग भी कोर्स को ज्वाइन कर रखे हैं, उनका भी है कि अरे सर कोई नहीं, हम चाह रहे हैं कि आपका बुलेट हमारे पास आ जाए, एयर 1 ले आए, बुलेट आ जाए, एटलीस्ट अंडर 10 आएंगे तो लैपटॉप आपका हमारे पास आ जाए। इस तरह के भी कोई पर्पस लेके चल रहे हैं। तो जो भी पर्पस लेके चल रहे हैं, अल्टीमेट एम है कि हमको सक्सेस मिले। वो सक्सेस किस पर डिपेंड करेगा? आपके खुद के पढ़ाई पे, ठीक है। तो अननेसेसरी के कन्वर्सेशन को अवॉइड कीजिए। अगर आप 12-15 ग्रुप में ज्वाइन करके रखें, सारे ग्रुप को एटलीस्ट अगले 5 महीने के लिए तो छोड़ दीजिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखिए। माइनिंग यान के 2 ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, 2 नहीं, एक ऑफिशियल ग्रुप, 2 ग्रुप में भी नहीं, एक ग्रुप में ज्वाइन कीजिए जहां पे क्लास का शेड्यूल आपको मिलता है। कुछ भी डाउट आता है ग्रुप में डालिए, तो यूटिलाइज कीजिए कोचिंग जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप अच्छे से हमको यूटिलाइज कीजिए और अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। सक्सेस जरूर मिलेगा यार। लोगों ने 1.5-2 महीना पढ़ के लिए लाया, आपके पास तो 5 महीना टाइम, ठीक है। चलो इस पर मैं बात कर लूंगा, अनुभव क्या है कैसे, रेंज वेंज का अलग देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप माइंड जियोलॉजी का क्लास कीजिए, बाकी बातें होते रहेंगे, हर दिन तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। ओके।